Hello everyone, my name is Vivek Sharma and in this video we will be discussing about 5 major articles. पहले आर्टिकल में we will be talking about decarbonization of industry. Then हम प्रोग्रामेबल मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे. थर्ड आर्टिकल में रूल ऑफ लॉ के बारे में बात करेंगे. देन सुप्रीम कोर्ट के नंबर ऑफ जजेस की जो सीट्स हैं उनको इंक्रीज करने की बात हो रही है. वी टॉक अबाउट दैट एंड लोकेशन में अल्बार्टा की लोकेशन के बारे में हम देख लेंगे. तो आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स को समझते हैं. देखिए अभी तक जो हमारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस है इसमें हम फॉसिल फ्यूल का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, खासकर जहां पर भी हीट इन्वॉल्व हो. तो अभी ये कहा जा रहा है कि भाई हम एक्सप्लोर कर सकते हैं हीट पंप्स को. यानी ये हीट पंप्स क्या होते हैं? ये एक ऐसी आपकी इंडस्ट्रियल आप कह सकते हो टेक्नोलॉजी है जहां पर जो भी आपके इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस से हीट निकलती है हम उसको यूटिलाइज करके एक लेवल तक चीज को हीट अप कर सकते हैं. तो मतलब यहां पे आप क्या कर रहे हो? ट्रांसफर कर रहे हो और अपग्रेड कर रहे हो हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर. अब जैसे बॉयलर में क्या होता है? बॉयलर में आप हीट जनरेट करते हो बाय बर्निंग द फॉसिल फ्यूल, बट इसमें फॉसिल फ्यूल नहीं बर्न कर रहे. इंडस्ट्रियल प्रोसेस से जैसे मान लो आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करो तो इलेक्ट्रिसिटी से ही यहां पर और ज्यादा हीट को, एग्जिस्टिंग हीट को और ज्यादा हीट अप किया जाता है एंड इसको वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेस के अंदर यूज किया जाता है. अब यहां पे आपको ये याद रखना है कि ये लो ग्रेड वेस्ट हीट कैप्चरिंग के ऊपर फोकस करता है. जैसे आपके अलग अलग इंडस्ट्रियल प्रोसेस है उसमें थोड़ी थोड़ी हीट आपकी वेस्ट हो रही है तो उसको ये इंटीग्रेट करेगा एंड लॉजिकली इसे अपग्रेड करता जाएगा. तो यहां पर आप हीट क्रिएट नहीं करते हो बाय कंबशन, आप जनरली इस हीट को अपग्रेड करते हो. मतलब जो सरप्लस हीट कहीं से भी निकल रही है उसको एक साथ लेके और उसको और ज्यादा लार्ज स्केल पे लेके जाते हो. तो कहते हैं कि भाई इसका जो परफॉर्मेंस है वो काफी बेटर है. जैसे अगर हम बात करें तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जनरली 3 to 5 के बीच में आपका अच्छा माना जाता है और इसका उसी रेंज के अंदर आपका फॉल करता है. तो कहा जाता है कि भाई देखो इसमें एनर्जी कंजम्पशन की अगर बात की जाए तो नियरली 50% जो हमारी इंडस्ट्रीज है आज की डेट में जो फाइनल एनर्जी कंजम्पशन है उनकी आज की डेट में भी फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंट है और जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं. एक तो सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड आपके ये प्रोड्यूस होते एंड प्लस कार्बन एमिशन भी आपको देखने को मिलता है. तो कहते हैं ज्यादातर इंडस्ट्रियल जो एरियाज हैं वहां पर पर्टिकुलर मैटर की प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं, एयर की ब्रीदिंग में प्रॉब्लम देखने को मिलती है, पोल्यूटेड एयर एंड प्लस कार्बन एमिशन में भी वो कहीं ना कहीं हमारे एक कल्प्रेट है. तो कहते हैं अब अगर हम अपनी एमिशन इंटेंसिटी को कम करना चाहते हैं तो उसके लिए ये हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जहां पे हम बॉयलर्स की जगह पे यहां पे इस इंडस्ट्रियल हीट प्लांट को यूज कर सकते हैं. तो कहते हैं अब इसमें एमएसएमई को हमें सपोर्ट करना पड़ेगा बिकॉज एमएसएमई ज्यादातर इन बॉयलर्स का इस्तेमाल करती है जो मैनुअल रहते हैं और जो आपके ऑप्टिमल कैपेसिटी से बिलो रन करते हैं. तो अगर हम इस इंटीग्रेटेड हीट को यहां पर यूज कर पाएंगे तो इससे कहीं ना कहीं हमारी जो एमएसएमई के अंदर जो कॉस्ट है वो कॉस्ट काफी बचेगी जिससे हमारे गुड्स कॉम्पिटिटिव होंगे और बेटर रहेंगे. अब यहां पे फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंसी भी कम हो जाएगी तो इससे जो जैसे अभी वेस्ट एशिया में क्राइसिस हुए तो ऐसे क्राइसिस से हम निपट पाएंगे. तो कहते हैं कि कोल, लिग्नाइट, बायोमास, जो आपका फर्नेस ऑयल है इनके ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी कार्बन एमिशन कम हो गया जिससे आप अपने पेरिस एग्रीमेंट के गोल्स को अचीव कर पाओगे यानी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को अचीव कर पाओगे. आपका नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है जिसमें आप पर्टिकुलर मैटर को कम करना चाहते हैं आप उसे भी कम कर पाओगे एंड मोर ओवर इससे आप थर्मल कंफर्ट को भी प्रमोट कर पाओगे इंडस्ट्री के अंदर. तो कहते हैं कि भी एनर्जी एफिशिएंसी काफी अच्छी है. नॉर्मली आप इलेक्ट्रिसिटी से बात करें तो 3 to 5 टाइम इसका ग्रेटर है. देन कार्बन डीकार्बनाइजेशन की बात की जाए तो आज भी जैसे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म में क्या कहा जाता है कि भाई अगर आप बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन कर रहे हो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के मुकाबले में तो आपके ऊपर टैरिफ इंपोज किया जाएगा. तो वो भी प्रॉब्लम आपकी काफी हद तक यहाँ पे सॉल्व हो सकती है. मोर ओवर आप मॉडलर एडवांसमेंट कर सकते हैं जैसे स्पेसिफिक टास्क के लिए आप प्री हीटिंग फीडर वाटर को क्रिएट कर सकते हैं, ड्राइंग के लिए इसे यूज कर सकते हो. तो आपकी इंडस्ट्री में जो इनएफिशिएंसी वो कम होगी और आपकी कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज होगी और वर्कर की हेल्थ के ऊपर तो पॉजिटिव असर है ही है. तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम तो ऑलरेडी हम यूज मतलब कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट कर ही रहे हैं बट उसके अलावा जीरो डिफेक्ट
भी एक हमारी पॉलिसी है जिसके ऊपर हम फोकस करते हैं, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट। एंड इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी हमारा यहाँ पे एक मेजर इनिशिएटिव है। बस हमें यहाँ पे ज़रूरत है कि कैसे हम फाइनेंसिस को इंश्योर कर सके, टेक्नोलॉजी को इंश्योर कर सके, एमएसएमई को। तो ये आपका एक मेंस का क्वेश्चन हो गया और ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो गया। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की। देखो यूजुअली अगर हम बात करें, जो कोई भी मेटल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये किसी ना किसी मेटल से बनी हुई रिंग, तो इसमें इसके एटॉमिक अरेंजमेंट के अकॉर्डिंगली इसकी शेप डिटरमाइन होती है। बट अभी साइंटिस्ट ने यूरोप के अंदर एक रिसर्च की है और ऐसा सिंथेटिक मेटा मटेरियल बनाया जो कि अपनी शेप को चेंज कर सकता है। मतलब ये लर्न कर सकता है, फिजिकली अडेप्ट कर सकता है अपने इंटरनल स्ट्रक्चर को, जैसा कि इसे एक्सटर्नल कंडीशन देखने को मिल रही है। मतलब जैसे आपने ट्रांसफॉर्मर्स देखे थे ना, तो सेम ट्रांसफॉर्मर जैसे फीलिंग यहाँ पर आपको दे रही है। तो कहा जाता है कि भाई मेटा मटेरियल क्या है, ये एक इनोवेटिव क्लास है जहां पर हमने मटेरियल को इस तरह से डिजाइन किया कि उसके अंदर हमने लाइक जो नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस में एटॉमिक नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट होता है, एटॉमिक एटम्स, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन का जो प्रॉब्लम होता है, उसको हमने यहाँ पर से हटा दिया। हमने यहाँ पर जैसे नॉर्मल मटेरियल के अंदर क्या होता है कि केमिकल कॉम्पोजिशन के ऊपर, एटम मॉलिक्यूल्स के ऊपर उसका स्ट्रक्चर डिपेंड करता है। तो हमने यहाँ पर इसे स्मॉल आप कह सकते हो स्केल पे अरेंज किया, जो कि वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली इन्फ्लुएंस होता है। मतलब जिस वेवलेंथ के वो टच में है उसके अकॉर्डिंगली ये अपनी शेप वगैरह और स्ट्रक्चर को चेंज कर सकता है। तो कहा जाता है कि भाई ये आपका इंटरेक्ट कर सकता है लाइट एंड साउंड के साथ, एंड कहीं ना कहीं उसके अकॉर्डिंगली अपना मॉलिक्यूलर मेकअप को चेंज कर सकता है। तो कहा जाता है अब ये कुछ सब वेव स्केल्स के ऊपर, वेवलेंथ स्केल के ऊपर वर्क कर सकता है, एंड कहीं ना कहीं इनविजिबिलिटी फैक्टर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जहां पर इसका स्ट्रक्चर इतना स्मॉल बनाया गया है कि इनको आप देख नहीं सकते हो, एंड कहीं ना कहीं ये जो लाइक पूरे मटेरियल में एक यूनिफॉर्मिटी इससे आपकी आ जाती है। तो कहते हैं कि भाई ये रोबोटिक्स में आपका यूज हो सकता है। वैसे अभी इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये बहुत ज्यादा लंबा होगा तो सिग्नल ट्रांसफर होने में प्रॉब्लम रहेगी। मोर ओवर इतने छोटे स्केल पे, क्योंकि इसको बनाने के लिए आपको हार्डवेयर चाहिएगा, यानी आपको चिप्स और आपके सेमीकंडक्टर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो वो कहते हैं चिपसेट बनाने के लिए अभी नैनो स्केल उतना कॉम्पैटिबल नहीं है। बाकी फ्रिक्शन के ऊपर रियल वर्ल्ड के अंदर अभी इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ एयर टेबल पे ही आपका इस्तेमाल किया जा सकता है। बट आने वाले समय में ये सेल्फ लर्निंग जो मेटल होंगे आपके, या आप कह सकते हो कि लाइक ये जो एलिमेंट्स हमने क्रिएट किए या मटेरियल हमने क्रिएट किया, ये कहीं ना कहीं इंडस्ट्री डिजाइनिंग में आपका बहुत ज़्यादा यूज हो सकता है, एंड कहीं ना कहीं रोबोटिक्स और नैनो टेक्नोलॉजी में आपकी रेवोल्यूशन ला सकता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो सॉफ्ट रोबोटिक्स में मिनिएचर के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं, एंड एनर्जी एफिशिएंसी इससे आपकी और ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो दीज आर द थिंग्स इससे रिलेटेड आप कह सकते हो मेंस का क्वेश्चन एंड प्रीलिम्स का। अब बात करते हैं बुलडोजर जस्टिस की, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखो भारत के अंदर ये कहा जाता है कि वी हैव रूल ऑफ लॉ। आर्टिकल 14 क्या कहता है कि कानून के नजर में सब बराबर है। पर जब एग्जीक्यूटिव अपनी तरफ से ही यहां पे किसी को पनिश करने लग जाए, तो कहीं ना कहीं ये एग्जीक्यूटिव की इंक्रोचमेंट है जुडिशियल स्फेयर में। और बुलडोजर जस्टिस उसी का एक एग्जाम्पल है, जहां पर ये एक एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्शन है, जहां एक पर्सन को आप ये कह सकते हो कि उसके ऊपर इल्जाम भी लगा तो उस केस में भी सजा देने का प्रावधान यहां पे बना दिया। तो कहते हैं रूल ऑफ लॉ क्या है, तो कहते हैं कि भाई लॉ सुप्रीम है, यानी कोई भी पर्सन, आप, मैं, गवर्नर या कोई भी, लॉ से ऊपर नहीं हो सकता है। दूसरी चीज, इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब सभी सिटीजन्स के लिए कानून बराबर है। सिटीजन के मतलब यहां पे ये कह रहा है कि भाई चाहे आप देश के किसी भी कोने में रहते हो, कोर्ट की नजर में आप सब बराबर होंगे। और यहां पे कोर्ट डिसाइड करेगा कि किसी इंडिविजुअल के जो फंडामेंटल राइट्स है उसको लाइक किस तरह से कर्टेन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 बात करता है कि राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ। अब इंडिया के अंदर हम देखते हैं कैपिटल पनिशमेंट भी है। अब कैपिटल पनिशमेंट की बात की जाए तो आप किसी की लाइफ ले रहे हो, बट इसके लिए भारतीय न्याय संहिता के अंदर आपके प्रोविजंस है। तो रूल ऑफ लॉ ये कहता है कि भाई अगर लेट्स से किसी ने हिनियस क्राइम किया, नो मैटर वो कौन से जात, धर्म या सोशल स्टेटस से वो बिलोंग करता है, सबके लिए सजा बराबर होगी। तो भारतीय न्याय संहिता ये कहता है कि भाई
इस केस में मैक्सिमम पनिशमेंट कैपिटल पनिशमेंट हो सकती है। तो यहां पर ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि भाई इसको डेथ पेनल्टी देनी है, लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट देनी है, क्या देना है। उसका राइट टू लाइफ कोर्ट ही वायलेट कर सकता है, एग्जीक्यूटिव नहीं। अब कहते हैं कि भाई इसमें 4 यूनिवर्सल प्रिंसिपल है अकाउंटेबिलिटी। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट एक्टर ये लॉ के अंडर अकाउंटेबल रहेंगे, मतलब ये लॉ के नीचे रहेंगे, लॉ के ऊपर गवर्नमेंट भी नहीं हो सकती आपकी। जस्ट लॉ, मतलब यहां पे लॉ आपका क्लियर होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का डायलेमा नहीं होना चाहिए और स्टेबल होना चाहिए। ओपन गवर्नमेंट, यानी यहां पर आप ये कह सकते हो कि जो प्रोसेस है बाय विच लॉ इज क्रिएटेड, तो वो एक्सेसिबल होना चाहिए, फेयर होना चाहिए एंड एफिशिएंट होना चाहिए। जैसे हमारे यहां पर पार्लियामेंट बनाती है। एक्सेसिबल एंड इम्पार्शियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, तो कोर्ट किसी के साथ इम्पार्शियलिटी नहीं करेगा। तो यहां पर कोर्ट के अंदर जब भी कोई इंसान जाता है तो सभी को समान यहां पे ट्रीट किया जाएगा। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट आ जाता है, यू आर इनोसेंट टिल यू आर प्रूवन गिल्टी बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, तो वो बात आ जाती है। तो कहते हैं रूल ऑफ लॉ कहीं ना कहीं जो एग्जीक्यूटिव है उसके पास एक्सेसिव पावर को आने से रोकता है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाता है, बिकॉज जिस देश में भी रूल ऑफ लॉ होगा तो उस देश में इन्वेस्टमेंट आती है, इन्वेस्टमेंट आती है तो आपके देश की तरक्की होती है एंड आप ह्यूमन राइट्स को भी प्रोटेक्ट कर पाते हो बाय थ्रू दिस फ्रेमवर्क। बट कहते हैं कि भाई अभी कुछ चैलेंजेस हैं हमारे सामने। कहीं ना कहीं आप ये देखते हो कि ड्यू प्रोसेस को साइडलाइन किया जाता है, जैसे प्रोसीजरल स्पेकुलेशन के कारण, और कहीं ना कहीं ओवर रीच आपको बुलडोजर जस्टिस में देखने को मिल रहा है, जहां पर आप खुद ही इन्वेस्टिगेटर हो, आप खुद ही जज हो और आप खुद ही एग्जीक्यूशनरी हो। तो कहते हैं कि भाई ये एक एक्स्ट्रा जुडिशियल नॉर्म है, जहां पे आने वाले समय में बहुत प्रॉब्लम रहेगी, जहां लोग खुद से कानून को अपने हाथ में लेने लग जाएंगे तो हमारे लिए ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो यहां पर ये कहा जाता है कि भाई ये चीज कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है और इंस्टीट्यूशन के ऊपर आपका ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। अब जैसे जुडिशरी है, 5.5 करोड़ केसेस जुडिशरी में पेंडिंग है, आने वाले समय में 6 करोड़ भी हो जाएंगे, फिर 10 भी हो जाएंगे। बट द प्रॉब्लम इज यहां पर आपका इंस्टीट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट खत्म हो जाएगा कि भाई आप अगर कोर्ट में जाओगे तो सालों साल लग जाएंगे, फलाना सरकार है वो तुरंत ही जस्टिस कर देती है। तो वो चीज यहां पर सोसाइटी के लिए ठीक नहीं है एंड कहीं ना कहीं यहां पर आपको इंस्टीट्यूशनल फेलियर भी देखने को मिलता है। जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है वो कोलैप्स कर जाएगा, जो कि बेसिक बेड रॉक है आपकी डेमोक्रेसी की, यानी ये जो 3 पिलर है जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर, इनके जो कार्य है वो कार्य आपके बदल जाएंगे। तो कहते हैं कि बैकलॉग है जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अब जैसे एक केस था वेस्ट बंगाल का, वेस्ट बंगाल या झारखंड साइड का, तो वहां पर क्या हुआ था कि एक लड़की के साथ रेप होता है और जब तक इसकी रेप केस की सुनवाई स्टार्ट होती है तब तक ये लड़की की डेथ हो चुकी थी। तो दैट्स अ काइंड ऑफ आप ये मान के चलो कि इंसाफ नहीं मिल पाता है और जस्टिस डिले कर रहे हो तो आप जस्टिस डिनाई कर रहे हो, दैट्स द कॉमन थिंग। बाकी फीडबैक प्रेशर, अब क्योंकि आप एग्जीक्यूटिव हो, आपको इलेक्शन में जाना है 5 साल बाद, जजेस को इलेक्शन में थोड़ी जाना है। अब वो 15-20 साल अगर केस को लटका भी दे तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बट लेट्स से अगर किसी का एक डिस्प्यूट है और उसको 15-15, 20-20, 25-25 साल उसके लिए वेट करना पड़ रहा हो, तो डेफिनेटली एग्जीक्यूटिव को वो सबसे पहले गालियां देगा और उस वजह से आप ये मान के चलो प्रॉब्लम रहेगी। फिर जितना लंबा आपका केस खिंचता है उतना ज्यादा लिटिगेशन बर्डन है। अब भैया हर पैरवी पे जब भी केस सुनने जाएगा वकील या बताने जाएगा तो उस पर वो पैसा लेगा। अब इससे कहीं ना कहीं जितना लंबा केस खिंचेगा उतनी ज्यादा फीस बनेगी और वकीलों की तो कोठी बन जाती है और यहाँ पे जो आम आदमी है उनके घर तक बिक जाते हैं। तो इस चीज की वजह से आप देखते हैं कि लोग इस तरह के बुलडोजर जस्टिस के ऊपर ज्यादा फिर फोकस करने लगते हैं। तो कहते हैं कि डिसाइसिव लीडरशिप वर्सेस रूल ऑफ लॉ। अब एक जगह पर कोई घटना हो जाती है, उसके बाद सरकार कुछ नहीं करती है और दूसरे इलाके में घटना होती है, तुरंत ही वहां पर बुलडोजर पहुंच के एक चाहे इलीगल घर हो उसको धराशायी कर देते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि ये कहीं ना कहीं फर्मनेस दिखाता है लीडरशिप में और फिर वो लोगों के बीच में एक ट्रेंड बन जाता है कि देखो वहां पर कुछ गलत हुआ था, उस बंदे ने तुरंत एक्शन ले लिया। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये एक बड़ी आप ये कह सकते हो कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा एक खतरा है। तो यहाँ पर लास्ट में ये कहा जाता है कि भाई देखो हमें जुडिशियल कैपेसिटी को इंक्रीज करना होगा, जहाँ पर वैकेंसी को हम कवर करें, जहाँ पर फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को स्पीडी डिस्पोजल ऑफ जस्टिस के ऊपर हमें फोकस करना होगा, इन्वेस्टिगेशन को और ज़्यादा बेटर करना होगा ताकि कोर्ट्स के अंदर ज़्यादा टाइम ना लगे एंड हमें कहीं ना कहीं फेयरनेस को अपहोल्ड करना होगा यहाँ पर अपने एक्शंस में। तो ये आपका पहला क्वेश्चन, ये आपका दूसरा क्वेश्चन। आइए अब बात करते हैं
कैबिनेट ने अप्रूव किया सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एक आगे और बड़ी लिस्ट। तो कहते कि भाई अभी तक हमारे यहाँ पर 34 जजेस हुआ करते थे, जिसमें 33+1 का कॉन्सेप्ट था। अब ये 37+1 हो जाएगा, यानी टोटल हो जाएंगे 38। अब कैबिनेट ने अप्रूव दे दिया। क्यों दिया? क्योंकि 92,000 केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, एंड इसके बाद शॉर्टेज है जजेस की, तो जिसको फुलफिल करना है। अभी 2026 के अंदर 5 जजेस रिटायर हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से हम ये चाहते हैं कि उनके रिटायर होने से पहले हम नंबर ऑफ जजेस को इंक्रीज कर दें। अब कई बार ऐसा होता है, जैसे केशवानंद भारती केस में हमें बहुत बड़ा एक बेंच चाहिए था, तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दे हैं जिसमें अब बड़े बेंचेस की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो यहां पर लार्ज नंबर ऑफ जजेस होना इसलिए भी जरूरी है। तो भारत के अंदर आर्टिकल 124 जो है वो डील करता है कि देयर शुड बी अ सुप्रीम कोर्ट, और उसी में क्लॉज 1 जो है वो बात करता है कि भाई पार्लियामेंट ये डिसाइड करेगी कि जजेस के क्या नंबर होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस के नंबर्स को डिसाइड करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस एक्ट 1956 लेके आए, और इसे पीरियोडिकली अमेंड भी किया है। जैसे 1950 में सिर्फ 8 जजेस हुआ करते थे, फिर 56 में हमने 11 जजेस कर दिए, 86 में हमने 26 जजेस कर दिए, 2008 में 31 जज कर दिए, एंड 2019 में अब इसे फिर से बढ़ाया गया था जब 34 कर दिए गए थे। अब 34 से 38 किए जा रहे हैं, ये आपको याद रखना है। तो अपॉइंटमेंट कैसे होती है? अब जैसे यहां पर आपकी राज्यसभा लोकसभा में ऑर्डिनरी बिल की तरह जाएगा और पास कर दिया जाएगा सिंपल मेजोरिटी के थ्रू। अब सिंपल मेजोरिटी के बाद प्रेसिडेंशियल असेंट मिलेगा। अब फिर कोलिजियम सिस्टम बैठ के, मतलब 4 सीनियर मोस्ट जजेस प्लस आपके सीजेज बैठ के जजेस की अपॉइंटमेंट करेंगे। अब ये नाम प्रपोज करके भेजेंगे लॉ मिनिस्ट्री को, लॉ मिनिस्ट्री भेजेगी आपकी प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट को एडवाइस करने के बाद फिर से लॉ मिनिस्ट्री के पास नाम आएगा, एंड फिर आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी। सो एक्चुअल में प्रेसिडेंट आपके अपॉइंट करते हैं, ये याद रखना। प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द सीजेआई ही डू दैट। तो नंबर ऑफ जजेस के अब कैसे क्या रहेगा वो तो मैंने आपको बता दिया। फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे इनकी सैलरी चार्ज होती है। यस, सेंटर का कुछ खर्चा बढ़ेगा, बट यस डेफिनेटली जरूरत थी। अभी अपॉइंटमेंट की अगर बात करें तो टाइमली अपॉइंटमेंट होगी, तो ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के लिए ठीक रहेगा। पेंडेंसी ऑफ केसेस को आप कम कर पाएंगे। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेटर करना पड़ेगा, बिकॉज आने वाले समय में आप ये मान के चलो जब नंबर ऑफ जजेस आपके इंक्रीज होंगे तो उनके बैठने के लिए कोर्ट रूम भी आपको चाहिएगा। लास्ट में ये कहा जाता है कि भाई अब जब जजेस के नंबर इंक्रीज हो रहे तो आप अलग अलग यहाँ पे ट्रिब्यूनल्स बनाने स्टार्ट करो या डिवीजन बनाने स्टार्ट करो। टैक्सेशन के लिए अलग कर दो, क्रिमिनल लॉ के लिए अलग कर दो, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए अलग कर दो, तो इससे आपकी क्वालिटी ऑफ जजमेंट भी और इंप्रूव हो जाएगी। तो दिस इज दी आर्टिकल जो आपको यहाँ पे देखना था, और इसके रिगार्डिंग ये आपका पीवाईक्यू हो गया। अब बात करते हैं अल्बर्टा की। अभी यहां पर कनाडा के अंदर ये जो आपका पार्ट है ये डिमांड कर रहा है कि भाई हम अलग होना चाहते हैं कनाडा से। तो याद रखना बस इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, बाकी और इसमें और कुछ भी नहीं है। तो फिलहाल के लिए अल्बर्टा कहां पर है? कनाडा में है, लैंडलॉक एरिया है, सेंटर ऑफ कनाडा में ही आपका पड़ता है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। मिलते हैं कल एक नई डिस्कशन के साथ। धन्यवाद।